साल था 1918। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली। लेकिन सच कहूं तो वो शांति एक धोखा थी। वो सिर्फ एक ब्रेक था, एक युद्ध विराम, फुल स्टॉप नहीं। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, शांति केवल कागजों पर थी, दिलों में नहीं, ये उस समय की पूरी सच्चाई बता देती है। हाँ, तोपें जरूर शांत हो गई थीं, लेकिन यूरोप के करोड़ों लोगों के दिलों में वहां तो गुस्सा, बेइज्जती और निराशा का एक तूफान पल रहा था। शहर मलबे का ढेर बन चुके थे, इकॉनमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, और यही माहौल अगले और भी बड़े महायुद्ध की जमीन तैयार कर रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है एक शांति समझौते से। सोचिए, एक ऐसा समझौता जिसे बनाया तो गया था शांति लाने के लिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उसने बदले की आग को और भड़का दिया। ये जो तारीखें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं। ये डोमिनोज के गिरने जैसा है, एक के बाद एक। पहले एक युद्ध खत्म होता है, फिर एक संधि होती है, और फिर आती है एक भयानक आर्थिक तबाही। हर घटना ने अगली को धक्का दिया, और देखते ही देखते एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसे कोई रोक ही नहीं सका। चलिए एक एक करके इन सभी हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। तो ये थीं वर्साये की संधि की शर्तें, और इन्हें दो शब्दों में समेटा जा सकता है: दोष और कर्ज। जर्मनी पर न सिर्फ युद्ध शुरू करने का सारा इल्जाम डाल दिया गया, बल्कि उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया जिसे चुकाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये जानबूझकर की गई बेइज्जती थी, एक ऐसा जख्म जो आगे चलकर नासूर बनने वाला था। और बस यही वो एहसास था जो पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल गया। लोगों को लगा कि उन्हें हराया नहीं गया, बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि उनकी सेना तो लड़ रही थी, पर उनके नेताओं ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अपमान और धोखे का ये जो कॉकटेल था ना, यही आगे चलकर एक्सट्रीमिस्ट राजनीति के लिए सबसे बढ़िया जमीन साबित हुआ। अब सोचिए, बेइज्जती का ये माहौल तो था ही, और फिर इसमें तड़का लगा एक जबरदस्त आर्थिक संकट का। 1929 ये वो साल था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसे हम महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। देखिए, इसने असर तो सब पर डाला, लेकिन जर्मनी जैसे देश के लिए, जो पहले से ही घुटनों पर था, ये एक नॉकआउट पंच जैसा था। जब लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, जब वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते, तो वो जवाब ढूंढते हैं, है ना? उस वक्त जो लोकतांत्रिक सरकारें थीं, वो कोई समाधान नहीं दे पा रही थी, और धीरे धीरे लोगों का उन पर से भरोसा ही उठ गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस था। जब लोकतंत्र लोगों का खाली पेट नहीं भर सका, तो लोगों ने ऐसे मजबूत नेताओं की तरफ देखना शुरू कर दिया जो नतीजे देने का वादा कर रहे थे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी गुस्से और हताशा के माहौल का फायदा उठाकर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है कुछ ऐसे नेताओं की, जो थे तो बड़े करिश्माई, लेकिन उतने ही खतरनाक। फासीवाद और नाजीवाद, कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग तरह के जहर थे, लेकिन निकले एक ही कड़वे सोर्स से थे। इटली में मुसोलिनी के लिए देश यानी स्टेट ही सब कुछ था, और जर्मनी में हिटलर के लिए रेस यानी नस्ल। पर दोनों का मकसद एक ही था कि हर इंसान अपना सब कुछ भुलाकर, बिना कोई सवाल किए, सिर्फ एक लीडर को फॉलो कर। जर्मनी को फिर से महान बनाना, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक जादू था। एक बेइज्जत हुए देश के लिए ये अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का और बदला लेने का एक वादा था। हिटलर ने उन्हें एक सपना बेचा, और वो लोग उस सपने को खरीदने के लिए बेताब थे। और जैसे ही ये तानाशाह सत्ता में आए, इन्होंने अपनी असली नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। अब जिस वक्त यूरोप में ये सब उथल-पुथल मची हुई थी, उसी समय पूरब में एक और ताकत उभर रही थी, जापान। उसके भी सपने बड़े थे, एम्बिशंस बहुत बड़ी थीं, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके पास अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती संसाधन नहीं थे। तो सवाल ये था कि ये संसाधन आएंगे कहां से? जवाब बहुत सीधा और क्रूर था। अगर संसाधन नहीं है तो छीन लो। ये जापान की मिलिट्री सरकार का सिंपल लॉजिक था। बातचीत, डिप्लोमेसी, ये सब बेकार की बातें थी। उनके लिए आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जीत और कब्जा। और उन्होंने ठीक यही किया। पहले मंचूरिया पर कब्जा किया, फिर चीन पर हमला बोल दिया। पूरी दुनिया ने देखा, इसकी निंदा भी की, बयान भी दिए, लेकिन असल में कुछ नहीं किया। और जब भी किसी हमलावर को रोका नहीं जाता, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। यही बाकी तानाशाहों के लिए भी एक सिग्नल था कि वो जो चाहें कर सकते हैं। देखिए,
पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया शांति के लिए तरस रही थी और इसी उम्मीद से जन्म हुआ था लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रसंघ का। एक बहुत बड़ा प्रयोग था ये, जिसका एक ही मकसद था कि दोबारा कभी ऐसा युद्ध ना हो। ख्याल बहुत अच्छा था, लेकिन ये एक ऐसा ख्याल था जिसके पास कोई ताकत नहीं थी। सोचिए, उसके पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका उसका मेंबर नहीं था। तो लीग ऑफ नेशंस एक ऐसे शेर की तरह था जिसके दांत ही नहीं थे। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों के लिए इसे नजरअंदाज करना बहुत आसान था। अब जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया तो शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आ गई ब्रिटेन और फ्रांस पर। ये देश पहले विश्व युद्ध की तबाही से इतना डर चुके थे कि उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, तुष्टीकरण, या जिसे अपीजमेंट कहते हैं। लॉजिक सिंपल था, हिटलर जो मांग रहा है उसे दे दो, शायद वो शांत हो जाए। वो किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन किसी बुली को आप जो चाहते हैं वो दे दें तो वो रुकता नहीं है, बल्कि उसका हौसला और बढ़ जाता है। हिटलर ने उनकी शांति की चाहत को कमजोरी समझा। उसे जो भी मिलता गया उसकी भूख और बढ़ती गई। जरा सोचिए, 1 सितंबर 1939 की सुबह यूरोप का ज्यादातर हिस्सा चैन की नींद सो रहा था। एक शांति का माहौल था, या कहें कि एक भ्रम था। और फिर अचानक जर्मन बॉम्बर्स की गड़गड़ाहट ने इस खामोशी को चीर दिया और पोलैंड के शहरों पर बम बरसने लगे। बॉर्डर के पार टैंकों का शोर गूंजने लगा। पर यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी और भयानक योजना का पहला कदम था। तो सवाल यह है कि हिटलर के असली इरादे क्या थे? देखिए, इस सब के पीछे एक सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी, लेबेन्सराउम, जिसका जर्मन में मतलब होता है रहने की जगह। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को जर्मन लोगों के लिए अपने इलाके का विस्तार करने का पूरा हक है, और पोलैंड, जो जर्मनी और सोवियत संघ के ठीक बीच में था, इस विस्तार के लिए पहला टारगेट बना। हिटलर जानता था कि अगर पोलैंड गिरा तो पूरे यूरोप में खलबली मच जाएगी। अब देखिए, यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमले से ठीक पहले हिटलर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, नाजी सोवियत समझौता। मतलब दुनिया के सामने दो सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे पर हमला न करने का वादा कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने पोलैंड को आपस में बांटने का पूरा प्लान बना लिया था। ये एक सोची समझी शातिर चाल थी जिसने हिटलर को पूर्वी मोर्चे की चिंता किए बिना हमला करने की खुली छूट दे दी। पोलैंड पर हमले के साथ ही जर्मनी ने दुनिया को जंग की एक नई और खौफनाक रणनीति से रूबरू कराया। इस रणनीति का नाम था ब्लिट्जक्रेग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध। इसका मकसद सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उसे मानसिक तौर पर तोड़ देना था। सब कुछ स्पीड, सरप्राइज और जबरदस्त ताकत के बारे में था, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। तो ये काम कैसे करता था? इसके 3 आसान से स्टेप्स थे। सबसे पहले हवाई हमले दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देते थे। फिर तेज रफ्तार टैंक, जिन्हें पैंजर्स कहते थे, दुश्मन की लाइनों को चीरते हुए अंदर घुस जाते थे। और आखिर में पैदल सेना आकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेती थी और उनकी सप्लाई लाइंस काट देती थी। ये बेहद क्रूर था, लेकिन उतना ही असरदार। और ब्लिट्जक्रेग कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी ने 1 सितंबर को हमला किया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध का ऐलान तो कर दिया, लेकिन फौरन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 17 सितंबर को सोवियत संघ ने पूरब से हमला कर दिया। 2 तरफ से घिरा पोलैंड सिर्फ 3 हफ्तों में पूरी तरह से हार गया। ये रफ्तार हैरान करने वाली थी। पोलैंड के गिरने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। ब्रिटेन और फ्रांस जंग का ऐलान कर चुके थे, लेकिन महीनों तक वेस्टर्न फ्रंट पर कोई खास लड़ाई नहीं हुई। इस दौर को फोनी वॉर या नकली युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये खामोशी असल में तूफान से पहले की शांति थी। हिटलर इस वक्त का इस्तेमाल अपनी सेना को फिर से तैयार करने और अपने अगले हमले की योजना बनाने के लिए कर रहा था। और वो अगला हमला हुआ अप्रैल 1940 में, जब फोनी वॉर अचानक खत्म हो गया। जर्मन सेना ने डेनमार्क और नॉर्वे पर बिजली की रफ्तार से हमला कर कब्जा कर लिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि जरूरी समुद्री रास्ते और लौह अयस्क जैसे अहम संसाधन हासिल किए जा सकें। बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के एक ऐसे मोड़ की जब इतिहास ने करवट ली थी। ये कहानी एक भयानक हार की है जो आगे चलकर एक लेजेंडरी जीत की वजह बनी। ये कहानी है डनकर्क के चमत्कार की। 4 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, ये उन सैनिकों की तादाद है जो एक बीच पर फंस गए थे। उनके पीछे था गहरा समंदर और सामने इतिहास की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक, जो उन्हें खत्म करने के लिए तेजी से बढ़ रही थी।
तो सवाल ये उठता है कि जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो आखिर वो बचे कैसे? इस चमत्कार को समझने के लिए हमें पहले उस जाल को समझना होगा जो उनके लिए बिछाया गया था। इस पूरे जाल की कहानी पता है कहां से शुरू होती है? फ्रांस के एक भरोसे से, एक ऐसे घमंड से जो एक दीवार पर टिका था जिससे वो अजेय मानते थे। इस दीवार का नाम था मैजिनो लाइन। सोचिए, कंक्रीट और फौलाद की एक जबरदस्त लाइन। फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत और पैसा इसमें लगा दिया था। उनको पूरा यकीन था कि जर्मनी इसे कभी पार नहीं कर सकता। पर जैसा कहते हैं, हर मजबूत दीवार में कहीं ना कहीं एक कमजोरी होती ही है। और यहीं पर फ्रांस ने वो गलती की जो इतिहास बदलने वाली थी। उन्होंने, कह सकते हैं कि मेन गेट पर तो सबसे मजबूत ताला लगा दिया, पर पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया। और वो दरवाजा था आर्डेंस का घना जंगल। उन्हें लगता था कि यहां से टैंकों का गुजरना नामुमकिन है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो अब आते हैं हिटलर की चाल पर। जर्मनी ने इस कमजोरी का सिर्फ फायदा नहीं उठाया, बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह बुना जिसे कोई भेद ही नहीं पाया। जर्मनी के इस स्ट्रैटेजी को कहते थे ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब है बिजली की तेजी से युद्ध। ये कोई आमने सामने की धीरे धीरे चलने वाली लड़ाई नहीं थी। ये एक तूफान था। तेज रफ्तार टैंक, हवाई जहाज और सैनिक एक साथ मिलकर दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देते थे। तो हुआ ये कि जब जर्मनी ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर अटैक किया तो मित्र देशों को लगा, अच्छा तो ये है असली हमला। उन्होंने अपनी सबसे तगड़ी फौजें सीधा उत्तर की तरफ भेज दी, ठीक उसी जाल में जहां जर्मनी उन्हें फंसाना चाहता था। लेकिन ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ा धोखा। असली हमला तो वहां से हो रहा था जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सारी सेनाएं उत्तर में फंसी थीं, जर्मनी के टैंकों का असली सैलाब आर्डेंस के जंगल को रौंदता हुआ ठीक उनकी पीठ पीछे पहुंच गया। और बस जर्मन प्लान एकदम सटीक बैठा। कुछ ही हफ्तों के अंदर मित्र देशों की पूरी सेना एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। डनकर्क के बीच 4 लाख सैनिक, जिनके पीछे है बस गहरा समंदर। ऊपर से जर्मन फाइटर प्लेन बम गिरा रहे हैं और जमीन से उनकी सेना लगातार करीब आ रही थी। लग रहा था कि खेल खत्म। ब्रिटेन की पूरी सेना का सफाया होना तय था। जब जर्मन टैंक अपनी जीत से बस कुछ किलोमीटर दूर थे, बिल्कुल आखिरी हमला करने के लिए तैयार, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक आदेश आया सीधा हिटलर की तरफ से, टैंकों को रोक दो। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? जब जीत मुट्ठी में थी तो हिटलर ने अपनी आगे बढ़ती सेना को क्यों रोका? देखिए, इसको लेकर कई थियरीज हैं। कुछ कहते हैं कि उसे डर था कि टैंक दलदली जमीन में फंस जाएंगे। कुछ का मानना है कि वो जीत का क्रेडिट अपनी एयरफोर्स लुफ्टवाफे को देना चाहता था। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, हिटलर की इस एक चूक ने दुश्मनों को वो दे दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और वो था थोड़ा सा वक्त। और ब्रिटेन ने इस छोटे से मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। उन्होंने इतिहास का शायद सबसे ऑडेशियस, सबसे हिम्मत वाला बचाव अभियान शुरू कर दिया। इस मिशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन डायनमो, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। डनकर्क के बीच पर फंसे हर एक सैनिक को वापस लाना है, चाहे जो हो जाए। और इसके लिए जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। नेवी के बड़े बड़े जहाज़ों के साथ आम लोगों की छोटी छोटी नावें, मछली पकड़ने वाली कश्तियां, प्राइवेट यॉट्स, सब कुछ बमों की परवाह किए बिना इंग्लिश चैनल पार करके अपने सैनिकों को बचाने निकल पड़े। और नतीजा अविश्वसनीय था। मौत के जबड़े से लगभग 3,38,000 सैनिकों को जिंदा वापस ले आया गया। ये एक चमत्कार ही तो था। लेकिन हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी। ये बचाव अभियान एक चमत्कार जरूर था, पर जंग के मैदान के हिसाब से देखें तो ये एक जबरदस्त हार थी। और यहीं डनकोर्क का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ मिलिट्री के हिसाब से ये एक तबाही थी, फ्रांस हार चुका था, सारे हथियार और टैंक पीछे छूट गए। लेकिन दूसरी तरफ हौसले के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और इसी घटना ने जन्म दिया डनकर्क स्पिरिट को। ये एक भावना थी कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी है, मिलकर लड़ना है। ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। और इसका असर बहुत लंबा चला। देखिए, यही वो सेना थी जिसने आगे चलकर बैटल ऑफ ब्रिटेन में देश को बचाया। यही वो सैनिक थे जिन्होंने सालों बाद डी-डे की लैंडिंग की।
अगर डनकर्क में ये सेना नहीं बचती तो शायद दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन डनकर्क में हुए उस बचाव के बावजूद फ्रांस की किस्मत का फैसला हो चुका था। रेस्क्यू के कुछ ही हफ्तों के अंदर पेरिस, रोशनी का शहर, जर्मन सेना के कब्जे में था। फ्रांस, जिसे अजेय माना जाता था, हार चुका था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हिटलर सिर्फ एक मिलिट्री जीत से खुश नहीं होने वाला था, उसे बदला लेना था, अपमान करना था। उसने फ्रांसीसियों को ठीक उसी रेलवे कार में सरेंडर पर साइन करने के लिए मजबूर किया जहां 1918 में पहले विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी से सरेंडर करवाया गया था। ये बदले का एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। फ्रांस के पतन के साथ ही युद्ध एक नए दौर में दाखिल हो गया। अब यूरोप में सिर्फ एक ही बड़ी ताकत बची थी जो नाजी जर्मनी के खिलाफ खड़ी थी, ब्रिटेन। पूरा महाद्वीप हिटलर के कब्जे में था और अब उसकी नजरें चैनल के पार थी। ये जंग अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जानी थी। ये लड़ाई थी जर्मनी की ताकतवर लुफ्टवाफे और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के बीच। जर्मनी का लक्ष्य था ब्रिटेन के एयर डिफेंस को तबाह करना ताकि वो जमीन पर हमला कर सके, और RAF का सिर्फ एक मिशन था, उन्हें हर कीमत पर रोकना। महीनों तक जर्मन बॉम्बर्स ने ब्रिटेन के शहरों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बम बरसाए, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके नेता विंस्टन चर्चिल ने उनकी भावनाओं को इन अमर शब्दों में बयां किया, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये हार ना मानने का एक जबरदस्त ऐलान था। दिन रात चली भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार RAF ने जीत हासिल की। उन्होंने लुफ्टवाफे को भारी नुकसान पहुंचाया और हिटलर को अपने हमले की योजनाओं को रोकने पर मजबूर कर दिया। लगातार जीतों की एक लंबी श्रृंखला के बाद ब्रिटेन की लड़ाई हिटलर की पहली बड़ी हार थी। तो अहम बात यह है कि ब्रिटेन बच गया था, लेकिन वो अकेला खड़ा था। हिटलर को अपनी पहली हार जरूर मिली थी, लेकिन उसकी वॉर मशीन अब भी बहुत ताकतवर थी। 1941 की शुरुआत में एडोल्फ हिटलर अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था। फ्रांस से लेकर पोलैंड तक लगभग पूरा यूरोप उसके कदमों में था। उसे लग रहा था, नहीं, उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। और जानते हैं, यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत तो था ही, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाला था। क्योंकि इसी घमंड में, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक ऐसी भयंकर गलती करने वाला था जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो फैसला था सोवियत संघ पर हमला। देखिए, हिटलर के लिए सोवियत संघ के साथ जो शांति संधि हुई थी ना, वो बस एक टैक्टिक थी, एक छलावा। उसका असली मकसद तो पूरब में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था और कम्युनिज्म को जड़ से खत्म करना। और इसी मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बारबरोसा। 22 जून 1941। इस तारीख को 30 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक हजारों टैंक और लड़ाकू विमानों के साथ सोवियत संघ की सीमा में घुस गए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 30 लाख सैनिक। ये इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर मिलिट्री इन्वेजन था। इसका जो स्केल था वो सच में कल्पना से भी परे था। और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जर्मन सेना को कोई रोक ही नहीं सकता। वो एक तूफान की तरह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, सोवियत सेना को तहस नहस करते हुए शहर के बाद शहर पर कब्जा कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि मॉस्को बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है और जीत पक्की है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। जर्मन सेना का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये दुश्मन कोई सेना नहीं थी, बल्कि ये थी रूस की विशाल, अंतहीन जमीन और उसकी बेरहम सर्दी। देखिए, जर्मन्स का प्लान था एक छोटी तेज गर्मी की लड़ाई का। उन्हें लगा था कि सर्दी आने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन रूस की विशाल दूरियों ने उनकी सप्लाई लाइंस को इतना लंबा खींच दिया कि वो टूटने लगी। और फिर आई वो जानलेवा रूसी सर्दी। तापमान गिरा -40 डिग्री तक। सोचिए, इस ठंड में हथियार जैम हो गए, गाड़ियां रुक गईं और सैनिक ठंड से मरने लगे। हिटलर की इस भयंकर भूल का सबसे बड़ा सिंबल बना स्टालिनग्राड का युद्ध। यहाँ की लड़ाई मतलब घर-घर, गली-गली में लड़ी गई। महीनों तक भूख, ठंड और मौत का तांडव चला और आखिर में फरवरी 1943 में जर्मन सेना ने सरेंडर कर दिया। ये जमीन पर हिटलर की पहली बड़ी हार थी और यहीं से युद्ध का पासा पलटना शुरू हो गया। तो ये तो हुई हिटलर की गलती की कहानी। अब यूरोप से हजारों मील दूर चलते हैं, प्रशांत महासागर की ओर। यहां पर एक्सिस पावर्स की एक और बड़ी ताकत जापान अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी।
और वो भी एक ऐसा ही बड़ा और हताश दांव चलने वाली थी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता। देखिए, जापान का सपना था एशिया में एक विशाल साम्राज्य बनाने का, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अमेरिका ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और सबसे बड़ा प्रतिबंध था तेल पर। अब सोचिए, जापान की वॉर मशीन तो तेल के बिना एकदम ठप हो जाती, तो उन्हें लगा कि अगर जिंदा रहना है तो अमेरिका की नौसेना को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यही एकमात्र विकल्प बचा था। और फिर वो दिन आया, 7 दिसंबर 1941। उस सुबह जापानी लड़ाकू विमानों ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। ये एक सरप्राइज अटैक था। इस एक हमले ने अमेरिका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और कह सकते हैं कि एक सोए हुए शेर को जगा दिया। पर्ल हार्बर पर हमले का जो असर हुआ ना, वो तुरंत हुआ और निर्णायक था। अब अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं था। हमले के ठीक अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और बस कुछ ही दिनों के अंदर जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। और बस इसी के साथ ये संघर्ष सचमुच में एक वर्ल्ड वॉर बन गया। अब जरा इस तिकड़ी को देखिए। एक तरफ अमेरिका की बेहिसाब इंडस्ट्रियल पावर, जिसे आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, दूसरी तरफ सोवियत संघ की विशाल सेना और जमीन, और तीसरी छड़ी ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति। ये तीनों ताकतें जब एक साथ आईं तो उन्होंने एक दूसरे की कमियों को पूरा किया और एक्सिस पावर्स के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खड़ा कर दिया। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई दोस्ती का गठबंधन नहीं था, ये जरूरत का गठबंधन था। सोचिए, एक तरफ कम्युनिस्ट सोवियत संघ और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट अमेरिका और ब्रिटेन। इनकी विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनका दुश्मन एक ही था, नाजीवाद और फांसीवाद, और उसी ने इन्हें एक साथ ला खड़ा किया। और 1942 आते आते इस नए ग्रैंड अलायंस का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा। पासा अब पलट रहा था। अफ्रीका में जर्मन सेना हार रही थी, इटली लगातार कमजोर पड़ रहा था, और ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत सेना ने पलटवार करना शुरू कर दिया था। इतिहास में पहली बार हिटलर अब बैकफुट पर था। कभी सोचा है एक ऐसी सुबह के बारे में जब पूरी दुनिया की तकदीर बस एक धागे से लटकी हो? 6 जून 1944 की सुबह कुछ ऐसी ही थी। इतिहास इसे डी डे के नाम से जानता है। वो दिन जिसने एक क्रूर तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। हम बात कर रहे हैं 1940 के दशक की शुरुआत की। ये वो दौर था जब लगभग पूरे यूरोप पर नाजी जर्मनी का दमनकारी साया मंडरा रहा था और आज़ादी की उम्मीद मानो दम तोड़ रही थी। उस वक्त की हकीकत वाकई दिल दहलाने वाली थी। फ्रांस जैसा मजबूत देश घुटने टेक चुका था, ब्रिटेन बेचारा अकेला खड़ा लड़ रहा था। दूसरी तरफ इटली और जापान जर्मनी के साथ थे, और 1941 से जर्मनी सेना सोवियत संघ पर कहर बरपा रही थी। सोवियत संघ चीख चीख कर कह रहा था, पश्चिमी ताकतों को जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना ही होगा ताकि दबाव बढ़ सके। और इसी जबरदस्त जरूरत ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खुफिया प्लान को, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पश्चिमी यूरोप पर एक सीधा प्रहार करने की योजना थी, जिसका एक ही मकसद था, नाजी जर्मनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। और पता है, इस विशाल ऑपरेशन के पहले दिन को क्या नाम दिया गया? बड़ा ही सिंपल सा नाम, डी डे। वैसे तो मिलिट्री में डी का मतलब सिर्फ डे होता है, किसी भी ऑपरेशन का पहला दिन, पर इतिहास ने इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए 6 जून 1944 से जोड़ दिया। हिटलर को ये तो पता था कि हमला होगा, वो बेवकूफ नहीं था, इसीलिए उसने फ्रांस के पूरे कोस्ट को एक किले में बदल दिया। नाम दिया अटलांटिक वॉल। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी। सोचिए, कंक्रीट के बंकर, मशीन गन के अड्डे और लाखों लाखों बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन कहते ना, हर मजबूत दीवार में कोई ना कोई दरार होती ही है, और हिटलर ने खुद ही वो दरार बना दी, एक बहुत बड़ी गलती करके। उसे पूरा यकीन था कि हमला सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, पास दी कैले, क्योंकि वो इंग्लैंड से सबसे पास था। और बस इसी सोच को एलाइड फोर्सेस ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनका असली टारगेट तो था नॉर्मंडी, जहां डिफेंस थोड़ा कमजोर था। हिटलर को इस धोखे में रखने के लिए जो प्लान बना, वो तो किसी हॉलीवुड जासूसी फिल्म जैसा था। नाम था ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। जरा सोचिए, हवा से भरने वाले नकली टैंकों और जहाजों की एक पूरी की पूरी नकली आर्मी खड़ी कर दी गई। झूठे रेडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट किए गए,
ताकि जर्मनी को लगे कि अरे हाँ, असली हमला तो कैलिस पर ही होने वाला है। ये इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे कामयाब धोखेबाजी थी। धोखे का मंच तो तैयार था, अब बारी थी इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की, जो समंदर, हवा और जमीन तीनों से एक साथ होने वाली थी। हमले की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हुई। डी-डे से ठीक पहले 5 जून की अंधेरी रात में हजारों पैराट्रूपर्स दुश्मन की लाइनों के पीछे कूद गए। उनका मिशन था जरूरी पुलों, सड़कों और कम्युनिकेशन लाइनों पर कब्जा करना। अब देखिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं हुआ। कई सैनिक भटक गए, अपने साथियों से बिछड़ गए, लेकिन उनके इस एक्शन ने जर्मन सेना में ऐसी खलबली मचाई जिसकी जीत के लिए सख्त जरूरत थी। और फिर आई 6 जून की सुबह। ये नंबर देखिए, 1,56,000। सिर्फ एक सुबह में इतने सैनिक नॉर्मंडी के तटों पर उतरे। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। ऐसा ना पहले कभी हुआ था और शायद ना कभी होगा। इस पूरे हमले को 5 अलग अलग बीचेस पर बांटा गया था। हर एक का अपना कोड नेम था। यूटा और ओमाहा पर अमेरिकी फौजों ने मोर्चा संभाला, गोल्ड और सोल्ट पर ब्रिटिश ने, और जूनो बीच की जिम्मेदारी कनाडा के सैनिकों पर थी। 4 बीचेस पे तो हमला करीब करीब प्लान के हिसाब से चला, लेकिन 5वां तट, ओमाहा बीच, वो एक खूनी बुरे सपने में तब्दील हो गया। यहीं पर जर्मन डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत था और यहीं पर एलाइड फोर्सेस को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही सैनिकों की नावों के दरवाजे खुले, सामने से जर्मन मशीन गनों ने मौत की बारिश शुरू कर दी। पहले कुछ घंटों में ही हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। वो एक कत्लेआम था, लेकिन उसी तबाही के बीच जो सैनिक बच गए, उन्होंने वो बहादुरी दिखाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो चट्टानों पर चढ़े और एक-एक करके जर्मन बंकरों को शांत कर दिया। उस भयानक लड़ाई और अनगिनत कुर्बानियों के बाद जब दिन ढला, तो ये साफ हो चुका था कि ये सुबह सिर्फ एक हमले की सुबह नहीं थी, ये आज़ादी की सुबह थी। तो उस लंबे और खूनी दिन के आखिर में हाथ क्या लगा? देखिए, एलाइड फोर्सेस ने दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर लंबा एक मजबूत मोर्चा बना लिया था। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। एक ही दिन में करीब 10,000 सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। फिर भी यूरोप की आज़ादी की बुनियाद रख दी गई थी। डी-डे की कामयाबी ने जीत का रास्ता एकदम साफ कर दिया था। जून 1944 में फ्रांस में यह मोर्चा बना, और देखिए, ठीक अगले ही महीने पेरिस आज़ाद हो गया। यहां से नाज़ी जर्मनी का गिरना बहुत तेजी से शुरू हुआ, और करीब 11 महीने बाद मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो गई। तो ये बिल्कुल साफ है कि डी-डे सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये दूसरे विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। तो आखिर डी-डे इतना जरूरी क्यों है? हम इसे आज भी क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तानाशाही के खिलाफ एक जबरदस्त चोट थी। ये नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत थी, ये लोकतंत्र और आज़ादी की जीत थी, और सबसे बढ़कर ये उन हजारों सैनिकों के बेहिसाब बलिदान की एक ऐसी याद है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। डी-डे की कामयाबी के साथ ही समझिए कि पासा पलट चुका था। अब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं सीधे जर्मनी की तरफ बढ़ रही थीं और हिटलर का राइख चारों तरफ से एक शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका था। अब जर्मनी की हालत देखिए, एक तरफ पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं और दूसरी तरफ पूर्व से सोवियत सेना। मतलब जर्मनी 2 ताकतवर पार्टों के बीच बुरी तरह पिस रहा था और उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसी हताशा में हिटलर ने अपना आखिरी दांव खेला, जिसे बैटल ऑफ द बुल्स के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन सच तो ये था कि ये नाजी वॉर मशीन की आखिरी हांफती हुई सांस थी। ईंधन की कमी और जबरदस्त जवाबी हमले के कारण ये कोशिश भी नाकाम रही, और फिर अंत बहुत तेजी से आया। 1945 की शुरुआत होते ही सोवियत सेना ने बर्लिन को घेर लिया। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने बंकर में ही खुद को खत्म कर लिया, और ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। यूरोप में तो बंदूकें शांत हो गईं, पर दुनिया के दूसरे कोने में प्रशांत महासागर में युद्ध की आग अभी भी धधक रही थी। अब नजर डालते हैं प्रशांत महासागर पर, जहां जापान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और उनके कामिकाज़े पायलट वो तो एक तरह से मौत का दूसरा नाम बन चुके थे, जो अपने विमानों को सीधा अमेरिकी जहाज़ों से टकरा देते थे। इस वजह से अमेरिका एक भयानक दुविधा में फंस गया था। तो अब सवाल ये था कि आखिर क्या किया जाए?
जापान सरेंडर नहीं कर रहा और रोजाना जाने जा रही हैं। अमेरिका इस युद्ध को खत्म करे तो कैसे करे? और देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे और दोनों ही भयानक थे। पहला, जापान पर सीधा जमीनी हमला कर दो, लेकिन इसमें लाखों लोगों के मारे जाने का खतरा था दोनों तरफ से। और दूसरा, एक ऐसा नया हथियार इस्तेमाल करो जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, एटम बम। और फिर वो फैसला लिया गया जिसने इंसानियत के इतिहास में एक सबसे काला पन्ना जोड़ दिया। 6 अगस्त 1945 पहला बम गिराया गया हिरोशिमा पर, और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर। इन हमलों ने बस कुछ ही पलों में लाखों जिंदगियां खत्म कर दी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों पर एक नाम मिटने वाला दाग छोड़ दिया। इस तबाही के बाद जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर का ऐलान किया और फिर 2 सितंबर 1945 को कागजों पर दस्तखत के साथ इंसानी इतिहास की सबसे खूनी जंग आखिरकार खत्म हुई। जंग तो खत्म हो गई, पर अपने पीछे छोड़ गई तबाही के ऐसे निशान जो शायद कभी नहीं मिट सकते। ये आंकड़े दिमाग सुन्न कर देते हैं। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 60 लाख वो यहूदी थे जिन्हें हॉलोकॉस्ट के दौरान बेरहमी से मार दिया गया था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की वो कीमत है जो इस जंग ने वसूली। इस महाविनाश की राख से ही एक नई दुनिया ने जन्म लिया। भविष्य में ऐसी जंगें रोकने के लिए बना यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन। दुनिया को 2 नई सुपर पावर्स मिली, अमेरिका और सोवियत संघ, और इसी के साथ शुरू हुआ एक नया दौर जिसे हम जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। तो इस जंग ने एक पुरानी दुनिया को खत्म कर दिया और एक नई दुनिया बना दी। पर यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज इस दुनिया को बचाने के लिए हमें इतिहास के उन काले दिनों से कौन से सबक हमेशा याद रखने चाहिए।